हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 18 का शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा बिहार पुलिस का एग्जाम का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। उस टेस्ट सीरीज का हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि अभी तक टेस्ट नंबर 17 तक हो चुका है और उसका सोल्यूशन आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं। और आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है। जब पानी जम जाता है ना तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है चाबी भरी घड़ी में होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आदिकाल की जो है पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। और बात कर लेते हैं ये कब की है। तो इसका सन हो जाएगा 1050 से 1375। उस समय की जो है 1050 से 1375 उस समय की ये रचना है पृथ्वीराज रासो आदिकाल की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सर्दी हो गया दोस्तों, बारिश में नहा लिए थे इसके कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घटता है तथा उसका फिर बढ़ता है उसका आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 20-30 से 40 मिनट में दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। और मैथ का सेशन अलग का क्लास जो है अलग का वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जितना मैथ और रीजनिंग का रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम अयस्क वाला लौह अयस्क है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा जो है वो जीवाश्मी ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्मी ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नहीं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का। चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और चिल्का झील की बात कर लेते तो ये तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात कर लेते देखिए एक ऑप्शन है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो खारे पानी की एक लैंगून झील है। और ये जो है पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात कर लेते हैं सांभर झील की। तो सांभर झील भारत के राजस्थान के जयपुर नगर के समीप जो है स्थित है। ये झील भी क्या है? लवणीय है, लवण झील है। बात कर लेते हैं वेवनांद की। तो वेवनांद जो है केरल राज्य की एक लैंगून झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा, प्रत्येक वर्ष के डैश विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं, जैसे विश्व प्रवासी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस होता है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और भी बहुत सारे हैं
इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा दिवस का वीडियो अपलोड है। चैनल का नाम ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, रोशन सर का मेन चैनल पे इसका अपलोड है वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। ट्रांसलेट करना है इंग्लिश। कह रहा ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड हॉनेस्टी। वर्क हार्ड हॉनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फिलीपींस। फिलीपींस की जो है मौद्रिक इकाई पेसो है। बात कर लेते हैं जैसे कुछ और देश के, तो जैसे मालदीव। मालदीव का क्या हो जाएगा? मालदीव क्या है? मालदीवियन रुपया। जैसे अल्बानिया का हो जाएगा लेक, अर्जेंटीना पीसो हो जाएगा, ऑस्ट्रिया यूरो हो जाएगा। और बात कर लेते हैं जैसे कि ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के रियाल हो जाएगा, डेनमार्क का डेनिश क्रेन, उसके बाद फिर फ्रांस, जॉर्जिया ये सब का भी है। जैसे हंगरी का हो जाएगा फोरिट, इजराइल का न्यू शेकेल, जापान की येन, ये सब जो है मुद्रा है। किर्गिस्तान का सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है दोस्तों। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। चंद्रमौली शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में जो है पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर जो है विशेष अर्थ प्रदान करता है। जिस चंद्रमौली मिलकर के जो है विशेष अर्थ प्रदान किया उसको क्या कहेगा? बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूरिया का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक। उर्वरक के रूप में जो है यूरिया का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और भी हम लोग जैसे कि कुछ समिति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये समिति भी एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, इसलिए इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। और भी बात कर लेते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएंगे सरदार पटेल। उसके बाद फिर है जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो ये भी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 कह रहा है अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तना। तना जो है वो, तना वाला भाग जो है वो खाया जाता है अदरक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट एडवर्स एंड फिल द ब्लैंक्स। कह रहा है एक सेंटेंस है उसमें एडवर्स को चूज करके फिल करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही लुक्ड एट मी व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। इसका हिंदी समझ लेते हैं। किसी को इंटरप्ट करने के बाद कोई भी नाराज होकर देखेगा। जैसे ही लुक्ड एट मी व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी, एंग्रीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों में भाग लिए थे। और बात कर लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31, तीसरा 32। और अगर डेट की बात कर लेते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 को हुआ था,
जो कि 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1931 से शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो 17 नवंबर 1932 से जो लेकर के है 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ था। और बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, जैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर जी, वैसे ही जो है तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव कौन थे? सैमुअल होरे थे। और उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 46 थी। तो ये सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको आप लोग याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है? मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो सोचने के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है और हृदय नियंत्रण के लिए। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है? फीबल हैज द सम मीनिंग एज, इसका डैश है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेल। आगे बढ़ते हैं। फीबल मतलब कमजोर हो जाता है और फ्रेल मतलब भी कमजोर हो जाता है। मतलब कि जो ये कह रहा है सेम मीनिंग, सम मीनिंग। फीबल हैज द सम मीनिंग एज मतलब कि ये फ्रेल का मतलब भी कमजोर होता है, फीबल का मतलब भी कमजोर होता है। 21 का क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल, तो ये सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बात कर लेते हैं जैसे कि सिट्रिक अम्ल, तो इसमें संतरा, नींबू, खट्टे फल ये जिससे हो गया इमली वगैरह, ये सब सिट्रिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। और उसके बाद इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, इमली, अंगूर, कच्चा आम में सब में जो है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद जैसे टमाटर, पालक, चने की पत्ती, ये सब जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दही व दूध, खट्टा दूध जो सब है लैक्टिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है? पार्श्वनाथ तीर्थकर थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24 की बात कर ले तो वो तो कौन थे? महावीर जी। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें थे महावीर जी, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में जो है जैन धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो वो किया था ऋषभ देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे भारत के जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव माना जाता है तथा आदिनाथ को माना जाता है, उसी को जो है आदिनाथ के रूप में भी कहा जाता है। और इनका प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। वर्तमान महावीर ने मल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी के परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी जो है बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की बात कर लेते तो वहीं त्रिपिटक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? 23 कह रहा है इंडिका किसने लिखी? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज पुस्तक जो है इंडिका, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक की रचना की। बात कर लेते हैं हम मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज जो है यूनानी लेखक था, जो सेल्यूकस जो शासक था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री फैयान जो है वो नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और संगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। और हुएन की बात कर लेते हैं तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मतलब चीन यात्री जो और पुर्तगाली यात्री का आगमन भारत में रहा है बहुत पहले। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसके यात्रा वृत्तांत का रेहला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सफिक्स आईसी। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, आईसी जो है वो एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 25 ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कह रहे लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परतदार चट्टान। लोएस्ट चट्टान जो है वो परतदार चट्टान का एक उदाहरण है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को जो है चट्टान कहते हैं। चट्टान की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी के जो है कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार से यह 3 प्रकार की होती है। जैसे एक हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। एक हो जाती है अवसादी चट्टान, दूसरा आग्नेय, तीसरा कायांतरित। बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की। तो यह जो है मैग्मा या लावा से जमने से बनता है। आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा तथा लावा के जमने से बनता है। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोटाइट, ग्रेबो वगैरह ये सब जो है वो है आग्नेय चट्टान, जो कि मैग्मा और लावा के जो है जमने से बनता है। और इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट ये सब प्लेटिनम भी पाया जाता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट जो चट्टान है उसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस चट्टान को जो है काली मिट्टी का निर्माण कहते हैं। इस चिट्टी से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण इस चट्टान को कहते हैं। चलिए अब बाकी दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फैक्ट। जैसे अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान जो होती है वो परतदार होती है। परतदार होती है, उसको लोएस्ट चट्टान भी कहा जाता है। जैसे अवसादी चट्टान में जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक वगैरह ये सब जो है अवसादी चट्टान के रूप में के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए क्या है, कायांतरित चट्टान। जैसे ताप, दाब, ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं ये सब जो है वो अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो कायांतरित चट्टान ये सब को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मतलब मेरियाना जो बीच है, मेरियाना बीच, वो किस महासागर में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना बीच है। बात कर लेते हैं मेरियाना बीच की गहराई की। तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर, मतलब 1,000 कुछ किलोमीटर जो है वो इसकी गहराई है। तो और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बीच की। तो जैसे रोम से जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है रोमसो। और बात कर लेते हैं जैसे कि सुंडा जो है हिंद महासागर में जो है पूर्वी हिंद महासागर में जावा द्वीप, वहाँ के एक कोई जावा द्वीप है, वहीं पे सुंडा जो है बीच है। और इसकी गहराई हो जाएगा 8,000 मीटर के लगभग, 8,152 मीटर शायद है इतना। और बात कर लेते हैं जैसे टोंगा जो है वो भी प्रशांत महासागर में है, ये 9,000 मीटर के लगभग इसकी गहराई है। और एक हो जाता है प्यूरिटो रिको, इसकी जो गहराई है वो 8,300 के लगभग है। ये अटलांटिक महासागर में भी ये बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पोपा ज्वालामुखी जो है वो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में जो है पोपा ज्वालामुखी स्थित है। और ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो ज्वालामुखी जो होता है, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं, और एक होता है शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देखिए 3 प्रकार का होता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहता है? जैसे सक्रिय ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी सक्रिय है, जैसे इटली का एंटना तथा स्ट्रोम्बलो मैक्सिको, स्ट्रोम्बलो जो है एटना तथा स्ट्रोम्बलो ये दोनों जो है इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। और एगो मैक्सिको में स्थित है जो कि कोलिमा ज्वालामुखी, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और बात करें विश्व को सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो कुछ एक टेस्ट पहले लगभग 15 या 16 टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू जो कि यूएसए में स्थित है। तो थोड़ा सा रिपीट टाइप का ये भी क्वेश्चन इसमें रिवीजन करने के लिए आ गया है। ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताए थे कि किलायू जो है वो विश्व की अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूएसए में स्थित है। चलिए, और वो जैसे दूसरा हो जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? जैसे कि भूमध्य सागर में विसुवियस जो है वो
क्राकोटोवा, सुंडा, ये सब जो है एक होता है जापान का फ्यूजियामा और फिलीपींस में मेयन। ये सब जितना भी ज्वालामुखी है वो क्या है, डोरमेंट वोल्केनो है, मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और एक हो जाता है शांत ज्वालामुखी जो कि बिल्कुल शांत हो चुका है, जैसे ईरान में हो जाता है देवमंद, म्यांमार में पोपा, किलिमंजारो, ये सब पोपा ओपा जो कौन सा है, शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। और जैसे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है चिदम्बराजो, इसको चिम्बराजो के नाम से, चिदम्बराजो और चिम्बराजो दोनों भी ऑप्शन में आ जाता है। जैसे बात कर लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई स्थित पर जो शांत ज्वालामुखी है वो एकांगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,960 मीटर है, मतलब 7,000 के लगभग जो है इसकी ऊंचाई है। और विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो, वो भी एंडीज पर्वतमाला में जो है अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो वो है कोटोपैक्सी, वो है 19,613 फीट, वो भी इक्वाडोर में स्थित है। और बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने के लिए, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर ऑप्शन में दे रखे हैं कि कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नाटक शब्द कौन सा विशेषण बनेगा, नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसका विशेषण कह रहा है नाटक, नाटक जो है इसका कौन सा विशेषण बनेगा, तो नाटकीय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे इसकी स्थापना जो है 1885 की हुई थी और लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 के बीच में इसका शासनकाल था। लॉर्ड डफरिन का कितना था, 1884 से 88 के बीच में इसका शासनकाल था और उस बीच भारत का यह वाइसराय था। और लॉर्ड डफरिन की जो बात करें तो ये जो है दोस्तों थोड़ा फोन आ गया, चलिए दोस्तों आ गए वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में, तो वो 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुआ कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है विभवांतर, विभवांतर जो है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। आगे 33 देखिए क्या कह रहा है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा से जो है, जो विद्युत धारा का मात्रक है वो एम्पियर होता है और इसे ए से निरूपित करते हैं। और बात कर लेते हैं इस मात्रा का जो नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था, तो वो हो जाएगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक था आंद्रे मेरी के नाम पर जो है, आंद्रे मेरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर जो है रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, आसमान में, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी विद्युत धारा। 34 देखिए क्या कह रहा है, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ये सब बहुत अनेकों एग्जाम में पूछा गया। ये किस घटना के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है,
35 नंबर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण मतलब कितने कलर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 कलर। 7 कलर होते हैं श्वेत प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 36 आगे बढ़ते हैं। द एग्जाम वाज डैश इजी, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सी। देखिए सरप्राइजिंगली, द एग्जाम वाज सरप्राइजिंगली। चलिए, जैसे ये कह रहा है एडवर्ब लगाने के लिए, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब समझ में आया, ये था एडवर्ब लगाने के लिए कह रहा है। तो सरप्राइज का एडवर्ब क्या हो जाएगा? सरप्राइजिंगली। सरप्राइज को जो एडवर्ब है, इजी जो है एडजेक्टिव है जिसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। इजी जो है वो एडजेक्टिव है और उसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो एडवर्ब सरप्राइज का क्या हो जाएगा? सरप्राइजिंगली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कर रहा है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाता है। अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है इसके कारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.33। और बात कर लेते हैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु का हो जाएगा 1.003। 1.003 जो हो जाएगा ये वायु का हो जाएगा। जल का तो हो गया ये। और बात कर लेते हैं बर्फ का। तो बर्फ का हो जाएगा 1.31, ये हो जाएगा बर्फ। बर्फ का हो जाएगा 1.31। बात कर लेते हैं एल्कोहल का। तो एल्कोहल का हो जाएगा ये हो जाएगा एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या हो जाएगा? 1.36। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 के बारे में और जान लेते हैं। जैसे हीरे का निरपेक्ष क्या हो जाएगा? 2.42। किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 39। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी। 2 गुनी होती है, 2 गुनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन को बचाने के लिए जो है आयोडीन की जरूरत होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा के उपाच्य का जो है हमारे शरीर में नियंत्रण रहता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हम गॉइटर से पीड़ित हो जाते हैं। इस बीमारी में गर्दन में जैसे सूजन आ जाता है वो सब हो जाता है। चलिए, इसलिए आयोडीन की जो है हमको ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कर रहा है? मैथ है। मैथ को हम लोग अगला सेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स दोनों करता है, यानी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश वो कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 8 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, 8 मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये मैथ है, मैथ का सेशन अलग होता है। 46 पे आते हैं। 46 निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है वो हवा में नहीं पाई जाती है। हवा में जो है हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। हवा अगर बात कर लेते हैं हवा में लगभग सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन जो है सब लगभग 78 जैसे
78 से 80% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% तथा अन्य जो गैस हैं बाकी 1% पाया जाता है। मतलब हवा में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, ये दोनों का दबदबा रहता है हवा की गैसों में। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखिए मैथ है। कास्टिक सोडा का पीएच मान क्या हो जाएगा? 14। कास्टिक सोडा का जो पीएच मान 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ के पीएच मान और हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए कुछ का पीएच मान देख लेते हैं। जैसे अमाशय रस का पीएच मान क्या हो जाएगा? 1.4। नींबू का क्या हो जाएगा? 2.5। विग्नर का क्या हो जाएगा? 4। और जैसे दूध का पीएच मान क्या हो जाता है? 6.5। समुद्र का पानी 8 हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो हो जाता है कास्टिक सोडा, जैसे 14 हो जाता है इसका। वॉशिंग सोडा 9 हो जाता है। बेकिंग सोडा 8.5 हो जाता है। अम्ल वर्षा का 5.6 से कम रहता है संभवतः। कॉफ़ी का 5 रहता है। टमाटर का 4.1 रहता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है मतलब किस तरह का एसिटिक एसिड है, किस तरह का अम्ल है ग्लेशियल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 100% जहरीले एसिटिक एसिड। 100% जो है जहरीले एसिटिक एसिड होता है ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CH3COOH। तो लिख देते हैं CH3COOH जो हो जाता है वो हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक का रासायनिक सूत्र। और इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। जलहीन एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और इसके क्रिस्टल कम से कम 16.7 डिग्री सेल्सियस से थोड़े कम तापमान पर प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है दोस्तों। 51 नंबर देखिए। 51 नंबर क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है विटामिन दृष्टि, दृष्टि मतलब आँख से संबंधित है। तो दृष्टि मतलब आँख, आँख से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। और विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे कि अंधापन, प्रजनन और विकास, ये सब जो है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो किस तरह का पोषण चाहिए? तो हरी सब्जियां, मछली, तेल, अंडा, दूध, ये सब जो है विटामिन ए के लिए फेथफुल लाभदायक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल एकलिंगी है? कौन सा फूल जो है एकलिंगी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पपीता। पपीता जो है वो एकलिंगी है, एकलिंगी फूल कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल। आगे बढ़ते हैं 54 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। दांत, सॉरी प्लाज्मा नहीं, दांत। कौन सा कैल्शियम से बना है? तो दांत। जिसे आप लोग एडवर्टाइज भी देखते होंगे कैल्शियम के बारे में, जब दांत का प्रचार आता है तो कैल्शियम का बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? निम्न कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओ तो है, ए भी है, ए भी। 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो है मैथ हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 57 नंबर कह रहा है किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है? किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। केचुआ का जो रक्त लाल होता है, जैसे केचुआ मतलब वो जो जिसके पूरा एकदम बिल्कुल रक्त होता है लाल होता है, बाकी का जो रक्त होता है वो लाल नहीं रहता है इसमें। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 58, वो ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या आ गया? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामग्री। क्या? सामग्री है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 59 का क्या हो जाए। 59 देखिए। निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है? किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केवल विभज्योतक उत्तक के जो है रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए क्या कर रहा है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज, हवाओं की जो ऊर्जा होती है केवल गतिज होती है। आगे 61, एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं, एक फूल के प्रजनन अंग कौन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर और अंडक। क्वेश्चन नंबर 62, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इससे छोटे कण में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी के जो नदी के जमाव से बनती है जिन्हें वे लाखों वर्षों में लाया जाता है। भारत में अन्य मिट्टी के संबंध में अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे सर्वाधिक है, अधिकतम मिट्टी पाई जाती है उत्पादक के क्षेत्र में। जैसे जलोढ़ मिट्टी के कारण ही चावल, गेहूँ, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, तिलहन जो है वो जलोढ़ मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से जो है ओंकारेश्वर बांध संबंधित है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के जो है खांडवा जिले में से बहकर जो नर्मदा नदी निकलती है वहाँ पर है। अगर राज्य की बात करें ओंकारेश्वर बांध की तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और बात कर लेते हैं पोंग बांध, कुछ और बांध के बारे में, तो ये हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी पर कौन सी है, पोंग बांध। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। और बात कर लेते हैं कावेरी नदी की अगर ऑप्शन में है तो कावेरी नदी के बारे में मेत्तूर बांध जो है तमिलनाडु के, तमिलनाडु में जो है मेत्तूर बांध कावेरी नदी के पास ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से देखिए क्या कह रहा है, यू लुक टेरिबल व्हाट इज टेरिबल इन द सेंटेंस, यू लुक टेरिबल व्हाट इज द टेरिबल इन सेंटेंस। मतलब IBL से समाप्त होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। IBL इससे समाप्त होने वाला शब्द क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। 65 देखिए 65 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से गरीबी गरीबों का उत्थान जो है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, गरीबों का उत्थान के लिए। 66 चलते हैं। 66 देखिए क्या कह रहा है, ये भी इंग्लिश है। एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज, मतलब स्ट्रेंथ का जो है एंटोनिम क्या होगा, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का स्ट्रेंथ का, तो हो जाएगा वीकनेस। मतलब स्ट्रेंथ में हो जाता है क्या, इसका वीकनेस मतलब हो जाता है कमजोरी, तो स्ट्रेंथ में हो जाता है वो वीकनेस स्ट्रेंथ हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, जिस तरह से मजबूती है तो ये कमजोरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 का देखिए क्या करा है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू से जो है गोल क्रांति संबंधित है। आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा गोल क्रांति को चलाया गया था। इस क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो एकल वार्षिक वृद्धि के बजाय उत्पादन को दुगना या 3 गुना कर दिया जाए, यही इसका उद्देश्य था। जैसे बात कर लेते हैं कपास, ये रजत फाइबर क्रांति से संबंधित है, अंडा रजत क्रांति से संबंधित है, आलू गोल क्रांति से संबंधित बता दिए, और टमाटर जो है वो लाल क्रांति से है, टमाटर लाल से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीच गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच करता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कर्क रेखा कितने राज्य को पार करती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब खांसी के सिरप में भी इथेनॉल है, मादक पेय में भी है, पेंट विनिर्माण में भी है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 70 नंबर, देखिए क्या कह रहा है,
70 क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32वां जो हो जाता है छठे आवर्त में 32वां तत्व मौजूद होते हैं। जैसे आवर्त 1 में तत्वों की संख्या कितना है? 2 आवर्त में 8, फिर 3 में भी 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 18, 7 में नहीं 6 में 32, अगर 4 और 5 में 18, 6 में 32, 7 में शेष तत्व। आगे 71, 71 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक कौन है? निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक, ये हो जाएगा इसका AU। 71 का क्या हो जाएगा? B। 72 मैथ है, इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 73 देखिए, 73 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है, मतलब कौन सा एक क्षार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम NaOH इसका रासायनिक सूत्र है, ये हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, गिनी गुणांक कहाँ से लिया गया है, किस वक्र से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गिनी गुणांक जो है लॉरेंज वक्र से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 75 देखिए, 75 क्या कह रहा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को है सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय की बात कर लेते तो वो 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना की हुआ था। यह योजना जो है हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह योजना जो था देश के कृषि विकास के लिए प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना को जो है जवाहरलाल नेहरू ने किसने संसद में सामने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सामने पेश किया। और अगर इसके वास्तुकार कौन है? तो अर्थशास्त्री KN राज को जो है वास्तुकार के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी नई चाल में ढाली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, काल चक्र। 77 देखिए क्या कह रहा है, 77 कह रहा है, 1 वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? 77, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोंगी स्कीम स्कैम को संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 79 देखिए क्या कह रहा है, मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। कह रहा आइडेंटिफिकेशन का वर्ब क्या होगा? तो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, तो पहचान करना क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आइडेंटिफिकेशन का वर्ब हो जाएगा आइडेंटिफाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए संथाल विद्रोह जो है वो झारखंड में हुआ था, सही है। मोपला विद्रोह केरल, सही है। और उसके बाद रंगपुर विद्रोह कहाँ? बिहार में नहीं, ये हुआ था बंगाल। रंगपुर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो जैसे किसानों के शोषण की इजारदारी योजना जो है उसको, उसके बुराइयों का जो है उजागर किया था रंगपुर विद्रोह के समक्ष ही। और ये इसका स्थान हो जाएगा कहाँ? जैसे रंगपुर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो इसका स्थान बंगाल था। मोपला विद्रोह की बात करें तो केरल के मालाबार तट पर जो मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था वो एक क्रम था मोपला विद्रोह का। संथाल विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं तो संथाल विद्रोह के बारे में जो बात कर लेते हैं, जैसे संथाल के व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण और जमींदारों के खिलाफ जो है ये विद्रोह खड़ा हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 किधर है देख रहे हैं,
81 शानदार क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो है, एक मिनट दोस्तों, कॉल आ रहा है फिर से। चलिए बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो ये जो पहला युद्ध किसने कहा था? बीडी सावरकर। बात कर लेते हैं बीडी सावरकर के बारे में। तो बीडी सावरकर का जन्म जो 28 मई 1883 के नासिक के भागलपुर में बिहार में हुआ था और 26 फरवरी 1966 को जो है बॉम्बे में इनका निधन हो गया था। उनका पूरा नाम क्या था? बीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है। 82 कह रहा है, गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु, जो कि उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मात्मा गोखले जो है पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर के जनरल के द्वारा लगाया गया? तो सती प्रथा पर जो है किस गवर्नर ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और इसके साथ कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट्स है लेकिन टाइम नहीं है, नहीं तो हम उसको बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 84 मैथ है, इसको बाद में देखेंगे। 85 क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान से संबंधित थे? कौन से संस्थान के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। ब्रह्म समाज के बात करें तो वो राजा राम मोहन राय थे। आप लोग बताइएगा प्रथम समाज के संस्थापक कौन है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मैथ है, इसको अलग सेशन में करेंगे। 87 देखिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 249 बताता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कितना है? 88 देखिए क्या कह रहा है। 88 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 88 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, देखिए नए राज्यों के गठन, ये तो संभव है। राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन, ये भी संभव है। और इसका ऑप्शन देखते हैं, राज्यों के सीमाओं का विकल्प। राज्यों का सीमाओं का विकल्प जो है ये नहीं है, ये संभव नहीं है। नए राज्यों में प्रवेश करना तो अनुच्छेद 3 है ही। नहीं, राज्यों के सीमाओं का विकल्प तो है ही, नए राज्यों में प्रवेश करना नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 3 का जो है, अनुच्छेद 3 के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को नए राज्य का गठन, उसका राज्य का परिवर्तन के संबंधित जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या करा? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम मुगल सम्राट बाबर से शुरुआत हुआ था। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर। आगे बढ़ते हैं। अकबर के बेटा हो जाएगा जहांगीर। इस तरह से आपको याद है। इसका एक ट्रिक भी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 90 वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप होगा। बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वधुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या करा? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली के शासक था और रजिया सुल्तान इसी की बेटी थी, इल्तुतमिश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मैथ है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक और अनुराग सागर जो है दोनों था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। 94 देखिए क्या कर रहे दोस्तों? हु गेव यू दिस
94 का देखिए पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट का ऑप्शन नंबर ए, बाय वूम वेयर यू गिवन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 95 देखिए, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है, लिटमस विलियन से क्या निष्कर्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। आगे बढ़ते हैं 96, इससे कैसे हो जाता है यार, कह रहा है किस ऑब्जेक्ट का डैश नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, किस ऑब्जेक्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं 97 देखिए क्या कर रहा है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है, एक पिकोमीटर किसके बराबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 देखिए कह रहा है, चिल्ड्रेन बिहाइंड वेरी, 98 का क्या हो जाएगा, वर्ब का प्रयोग जो है सकारात्मक अर्थ में, इसलिए वेल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 99 का, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, और जो जॉर्ज पंचम के जो भारत आने पर उपलक्ष्य में किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित है। इंडिया गेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये है नई दिल्ली में, इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट की स्थापना 1924 में हुआ था, इंडिया गेट की स्थापना जो हुआ था 1924 में इंडिया गेट की स्थापना हुआ था। इंडिया गेट की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद अमर जवानों के स्मरण में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र जो थे प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। कुछ एक्स्ट्रा वंश और उसके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं, जैसे पाल वंश के संस्थापक गोपाल, सेन वंश का सामंत सेन, कारकेट वंश दुर्लभ वर्धन, ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूज मॉडरेट टाइप का दे देगा वंश और संस्थापक, आप लोग गलत करके चलाइए, इसलिए इसको याद करते चलिएगा। लोहार वंश का संग्राम राज, उत्पल वंश का अवंती वर्मन, परमार वंश का उपेंद्र राज, चंदेल वंश का नन्नूक, यादव वंश का रामचंद्र यादव, ये सब जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट वंश है, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता रहता, और यही सब जो है एग्जाम में आ जाता है। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज की राजधानी बनाया था, कन्नौज को। चलिए आज का जो टेस्ट था वो समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 19 में। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।